के महात्म्य पर महामंथन जारी है और इस वक्त हम सेशन में आगे बढ़ते हुए अब हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। प्रवीण पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद हैं आप फूलपुर प्रयागराज से। सर, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी क्योंकि लगातार तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में एक सांसद की दृष्टि से किस तरह की तैयारियां महाकुंभ के मद्देनजर, क्योंकि पुराना शहर है प्रयागराज, क्या कुछ चैलेंजेस आए आपके सामने? हम देख रहे थे कायाकल्प होता हुआ प्रयागराज नगरी का। आज प्रयागराज के इस महाकुंभ के इस भारत एक्सप्रेस ने जो एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, हम आपका प्रयागराज की इस धरती पर बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि प्रयागराज सभी जानते हैं कि एक प्राचीन शहर है, तीर्थों का राजा प्रयागराज कहा जाता है। माघ मेला, कुंभ मेला, महाकुंभ पूरे दुनिया में हजारों वर्षों से यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता रहा है। और जो कुंभ की खूबसूरती है, यहाँ पर हमारे साधु संत, हमारे कल्पवासी पूरे दुनिया से आध्यात्म को जानने का, समझने का, और खासकर जो यहाँ संगम है, त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती जी का, ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत का एक बूंद हमारे प्रयाग में भी गिरा था। और उस अमृत का जो महत्व है लोगों के जीवन में, जीवंतता जो प्रयागराज की है, उसको समझने, उसको देखने, और निश्चित रूप से जो प्रयाग आते हैं उनको ये महसूस होता है कि हम प्रयाग में एक असीम ऊर्जा का हमारे अंदर संचार हुआ है। हम निश्चित रूप से आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब 2013 में यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया था, उस समय हम लोगों ने जो देखा, जिस तरीके से अव्यवस्था थी, जिस तरीके से लोगों के सामने तमाम समस्याएं आईं, और उस समय की तत्कालीन सरकार ने एक तरीके से कहा जाए तो करोड़ों लोगों को अपने हाल पर छोड़ देने का काम किया था। हमें याद है कि बहुत सारे लाखों लोग ऐसे थे जो बिना पानी के, बिना भोजन के, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं आए। उनको ये नहीं जानकारी थी कि हम किस रास्ते से जाएं, हमको वापसी कब जाना है, कहाँ से ट्रेन पकड़ना है, कहाँ से बस मिलेगी, कितनी दूर तक हमको स्नान के घाट पर जाना है। महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। इस पर आपकी सरकार क्या कर रही है? एज ए सांसद आपने क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर लोगों की सुविधा को मुहैया कराने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, रेलवे स्टेशन पर कोई यात्री उतरता है, हर आमो खास क्योंकि महाकुंभ के आयोजन में शामिल होता है, खास लोग अपना इंतजाम कर लेते हैं, होटल्स यहाँ पर बुक पहले ही हो चुके हैं। आम लोगों के लिए, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं आपने? देखिए, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और माननीय योगी जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और जिस तरीके से यहाँ पर कुंभ के आयोजन में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी व्यवस्था हो सके अच्छे ढंग से, उसके लिए बहुत सारे यहाँ पर प्रयागराज में काम हुए। जो लोग पिछले 10 सालों में प्रयागराज नहीं आए, वो जब आते हैं तो उनको ये लगता है कि प्रयागराज एक नया प्रयागराज है। निश्चित रूप से हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इस बात से यहाँ प्रयागराज के व्यवस्था और इंतजाम के बारे में समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर तीसरे चौथे दिन यहाँ इस प्रयाग में आ रहे हैं और लोगों की
जो सुविधाएं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सकती हैं, उस तरीके से बहुत छोटे छोटे बिंदुओं पर उनका ध्यान है। अभी रेल मंत्री भी आए थे यहाँ पर, और रेलवे के द्वारा एक बहुत बड़ी व्यवस्था की जा रही है यात्रियों के लिए। यहाँ के व्यवस्था ऐसी की जा रही है कि जो श्रद्धालु आए, किसी तरीके से उनके सामने कोई समस्या न आए। इस बार कई हजार ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिससे कि उनको आने जाने में किसी तरीके से असुविधा न हो, और किसी से पूछना न पड़े, किसी को बताने की ज़रूरत न पड़े। एक जो आम आदमी है, कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति है, उसको भी किसी तरीके से कोई समस्या न आए, इस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। उनके रहने का इंतजाम है, उनके लिए भोजन का इंतजाम है, उनके लिए पानी का इंतजाम है। और टिकट को भी इस बार ऐसा किया गया है कि जैसे 4 रंग है अलग अलग, कि जिससे किसी को कोई समस्या न आए कि हमें किस प्लेटफॉर्म से जाना है, किस प्लेटफॉर्म से आना है और किस तरीके से जाना है। हम इस बात को भी कहना चाहते हैं जी कि जहां रेलवे के तमाम जो हमारे 9 स्टेशन हैं उसका आधुनिकीकरण किया गया, वहीं पर हमारे एयरपोर्ट से भी इस बार एक नया टर्मिनल बनाया गया है, जहां पर पिछले 2019 में जब यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ था, खासकर कुंभ के दृष्टिगत देखते हुए भी इस बार वहां पर यात्रियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना को देखते हुए, देखिए किस तरह से दिक्कतें जिन पर आपने काम किया, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि आम जनता, जो देश की आम जनता है, वो जब यहाँ पर पहुंचेगी उसके लिए आप क्या कुछ व्यवस्थाएं किए। अच्छा, महाकुंभ में विदेशों से भी काफी संख्या में सैलानी आने वाले हैं, उनके लिए, विदेशी नागरिकों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतें महाकुंभ में ना हो, इसको किस तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है सुरक्षा के मद्देनजर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा भी है और लगातार उस पर उनका प्रयास भी जारी है कि सुरक्षा पर उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का काम किया है, और पूरे दुनिया से जितने लोग आ रहे हैं वो सुविधाजनक तरीके से प्रयागराज पहुँचें। उनके आने के लिए, और आप जानती होंगी कि प्रयागराज को, यहाँ के एयरपोर्ट को खासकर कुंभ के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाने का काम किया गया है, ताकि यहाँ पर अच्छे से वो उनको आने में किसी तरीके से सुविधा न हो। उसके अलावा भी एक टेंट सिटी का निर्माण यहाँ पर किया गया है, और कुंभ को इस बार डिजिटल कुंभ के रूप में भी आप देख सकते हैं कि हमारे बाहर से आने वाले लोगों को किसी तरीके से कोई असुविधा न हो, इसके लिए चाहे उनके आने पर, उनके रहने के लिए, उनकी सुरक्षा को लेके और उनके स्नान के लिए इस तरीके से प्रॉपर पूरी व्यवस्था की गई है। अब उस पर विस्तार से आप कहेंगे तो हम लोग चर्चा करते, लेकिन ये है कि ऐसी व्यवस्था की गई है कि हमारे दुनिया से भी जो लोग आएंगे उनको किसी तरीके से असुविधा न हो। और इस बार 31 जनवरी को दुनिया से, अंतर्राष्ट्रीय हमारे स्तर से बहुत सारे ऐसे लोग आने वाले हैं, यहाँ पर बड़ा आयोजन भी होगा। तो निश्चित रूप से हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रयाग में हम लोगों का जन्म हुआ, और खासकर यहाँ के लोगों ने अपना प्रतिनिधि यहाँ पर हमें चुना है। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि कुंभ का मेला, कुंभ का आयोजन हमारे क्षेत्र में होता है। हमें करोड़ों लोगों को सेवा करने का अवसर मिलता है, और हम लोग की जिम्मेदारी भी है कि यहाँ अच्छा इंतजाम हो सके। बिल्कुल, और इस पर आप लगातार हम देख रहे हैं कि आप लोग काम कर रहे हैं, चाहे अधिकारी हो या फिर नेता हो। लगातार जिस बात का जिक्र किया गया, तमाम हमारे साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी जुड़े थे, उन्होंने भी जिक्र किया कि किस तरह से हाईटेक व्यवस्थाएं होने वाली हैं। अच्छा, विपक्ष जो है वो लगातार महाकुंभ को लेकर निशाना साधता हुआ भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रहा है, और तमाम तरीके के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, हमने शुरू में ही इस बात को कहा कि 2013 का जो कुंभ था, उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, और उस समय तो उन्होंने मेला अधिकारी और खासकर मेला की जो जिम्मेदारी दी थी कुंभ की, वो आजम साहब, खान साहब को दी थी। और
हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा था, इसलिए कि लोग 30-30 किलोमीटर से पैदल आए और पैदल गए। किसी तरीके से उनके रहने का इंतज़ाम नहीं, उनके खाने का इंतज़ाम नहीं, उनके लिए पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो खो गए थे भीड़ में, कोई बताने वाला नहीं था कि आपको किधर जाना है, कैसे क्या करना है। एक तरीके से कहा जाए तो उस समय तत्कालीन सरकार ने यहाँ पर लोगों को एकदम अपने हाल पर छोड़ दिया था और वो शायद कुंभ के महत्व को समझते नहीं हैं। यहाँ की जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमको ऐसा लगता है कि वो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अनभिज्ञ हैं। उनको देखना चाहिए किस तरीके से माननीय योगी जी एक एक छोटी छोटी चीज़ पर, कल मीटिंग थी, माननीय योगी जी छोटे छोटे चीज़ पर कितनी चर्चा करते रहे थे कि भाई जो पांटून का पुल बना हुआ है वो जब उतरने का होता है तो थोड़ा सा वहाँ पर गैप है इस वाले पुल पर, इसको थोड़ा सा गैप, दिशा निर्देश ये गैप भी इसको ठीक करना है। अगर कोई श्रद्धालु है और उसके साथ कोई नहीं है, आया हुआ है, तो हर सेक्टर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ का जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो दिन और रात वहीं पर रहे। और ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है कि 24 घंटे हमारे जितने भी सेक्टर हैं, सारे सेक्टरों में ऐसा इंतजाम किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से 24 घंटे वहाँ पर लोग उपलब्ध हैं। और हम तो यही कहेंगे कि विपक्ष की सरकारों को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से काम किया जाता है। और आपने देखा भी होगा। अच्छा प्रवीण जी, क्योंकि कोरोना के टफ टाइम से जब हम उभरे तो देश की पूरी दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर हमने अपना जो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसे बरकरार रखा। अब जब हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की चाह रखते हैं, ऐसे में इस तरह के आयोजन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो कुंभ का जो आयोजन है, जैसा कि ऐसी आशा हम लोग रख रहे हैं और हमको लगता है कि शायद उससे भी ज़्यादा लोग आएंगे, कि 40-50 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग यहाँ आने की संभावना है। और ये केवल अध्यात्म के साथ और जो यहाँ संगम है, त्रिवेणी है या प्रयागराज की जो महिमा है उसके साथ जुड़ने का एक अवसर तो होता ही है। निश्चित रूप से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूती मिलती है। आज हम इस बात को भी कहना चाहेंगे कि लगभग अयोध्या में भगवान राम लला का मंदिर बने हुए लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया और उस समय यही लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि भाई जो है अयोध्या में आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, अयोध्या में चौड़ी सड़कें बना रहे हैं, अयोध्या में इतना इंतजाम कर रहे हैं, इतना पैसा लग रहा है, सरकार का पैसा है, तो इससे कैसे होगा। और आज आप देख रहे हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था खासकर जिस तरीके से मजबूत हुई है और जो आम आदमी है उसका भी व्यापार बढ़ता है, उनके भी रहने सहने में समृद्धि आती है और एक जो मंथन होता है, विचारों का मंथन होता है, निश्चित रूप से लोगों को अर्थव्यवस्था के साथ साथ दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सोचने, समझने का, जानने का मौका मिलता है। बिल्कुल। और देखिए, विविधता है भारत की, और जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो जाहिर तौर पर जिस बात का आपने जिक्र किया, अपनी संस्कृति से, संस्कार से वाकिफ होने का मौका मिलता है। अब हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे प्रवीण जी, क्योंकि कुछ ऐसे स्पेसिफिक घाट हैं जहां पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने से ज्यादा पुण्य मिलता है। तो ऐसे में अब घाटों की वहां पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जो है कई और घाट बनाए गए हैं, उसके बारे में भी हम चाहेंगे कि श्रद्धालुओं को भारत एक्सप्रेस के माध्यम से आप जानकारी दें। देखिए, इस बार लगभग कई किलोमीटर के घाट बनाए गए हैं और सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि करोड़ों लोग, लगभग ऐसी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि लगभग 8 से 10 करोड़ लोग अमावस्या के दिन यहाँ प्रयागराज में आने की संभावना है। तो 8 से 10 करोड़ लोग एक दिन में स्नान कर लें, इस तरीके से इंतजाम किया गया है। और इतने किलोमीटर में घाट बनाए गए हैं और पानी भी इस तरीके से, वहाँ पर गंगा का जो जल है उसको भी इस तरीके से निर्मल और विरल आप देख रही होंगी
कि लोगों को आने में और यहाँ स्नान करने में किसी तरीके से उनको कोई असुविधा नहीं होनी है। और निश्चित रूप से सब लोगों के मन में होता है कि भाई हम संगम में स्नान करें, लेकिन यह प्रयाग की महिमा है। यहाँ पर जो गंगा जल है वो पूरा संगम का ही जल है और गंगा यमुना सरस्वती का ही वो जल है, तो हर घाट हर बूंद जो है यहाँ पवित्र है। बिल्कुल, पूरी आस्था, भक्ति और श्रद्धा के साथ आप संगम क्षेत्र में कहीं भी डुबकी लगा सकते हैं। अब वृद्ध लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं संगम क्षेत्र में की गई हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा इतने बड़े क्षेत्र में चलना, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई गई हैं सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार ने हर बिंदुओं पर बहुत गहराई से ध्यान देने का काम किया है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने यह बिंदु भी हम लोगों ने और उनके खुद भी ये था कि भाई हमारे जो वृद्ध हैं या ऐसे दिव्यांग हैं वह भी बड़ी संख्या में आते हैं, तो उनके लिए कैसे हम इंतजाम कर सकें। उसके लिए सरकार ने एक पूरा प्लान बनाया हुआ है और जैसा कि हमने कहा कि सभी सेक्टरों में ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि जो भी हमारे ऐसे दिव्यांग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ऐसे लोग सुविधाजनक तरीके से स्नान कर सकें, वहाँ पर इस तरीके से भी सभी सेक्टरों में इंतजाम किया जा रहा है और सभी घाटों पर इस तरीके से व्यवस्था भी की जा रही है कि जो भी यहाँ पर आएगा वो अच्छे से स्नान करके जाएगा। अच्छा, स्वास्थ्य महकमा, हमारे साथ बहुत सारे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से भी अधिकारी जुड़े हुए थे, उनकी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं, लेकिन क्योंकि हम एक वायरस से इस वक्त देख रहे हैं कि उसकी एंट्री हो गई है, हमने इस बात का जिक्र उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी किया कि इस वायरस से बचाव के लिए, क्योंकि हालांकि ये बहुत ज्यादा डरने वाली इस वायरस से बात नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने देखा मुख्यमंत्री की तरफ से एक मीटिंग भी की गई, अधिकारियों को, आप सभी को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सभी से कहा भी है और निर्देश भी दिया है कड़े शब्दों में कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा इंतजाम बहुत ही बेहतर होना चाहिए और जो आने वाली ऐसी चुनौतियां हैं उसके प्रति भी हम लोग को सतर्क रहना चाहिए। यद्यपि जो ये वेरिएंट है उसका कोई बहुत ऐसा माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये वक्तव्य आया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि जहां करोड़ों लोग यहां पर आएंगे तो यहां पर हर स्तर से हमारे पास इंतजाम होना चाहिए, सारी अच्छे ढंग से व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरीके से भी हमारे सामने अगर कोई ऐसी चुनौती भी आती है तो किसी को किसी तरीके से कोई परेशानी न हो, इस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी काम किए हैं। हमारा यहाँ का मेडिकल कॉलेज जो कि सरकार ने काफ़ी बजट दिया है और उसको बहुत ही आधुनिक बनाने का काम किया है। कुंभ मेला क्षेत्र में भी कई अस्पताल बने हैं, हमारे झूंसी में है, हमारे अरैल में है, हमारे आपके नागवासुकी क्षेत्र में है और सभी सेक्टरों में भी इस तरीके से इंतजाम किए हुए हैं। डॉक्टर्स की अच्छी ड्यूटी लगाई गई है, सफाई पर विशेष ध्यान देने का काम किया जा रहा है। अगर ये कहा जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से हम लोग पूरे प्रयागवासी इसके लिए तैयार हैं, किसी तरीके से कोई असुविधा किसी को नहीं होगी। और शाही स्नान को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं सर? देखिए, इसके प्रति उत्सुकता हर व्यक्ति में रहती है और इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो हमारी परंपरागत तरीके से जिस तरीके से स्नान होता था उस तरीके से इस बार भी शाही स्नान या अमृत स्नान कराया जाएगा और इस बार इंतजाम अच्छे किए गए हैं। आप देख रही होंगी कि हमें संगम तक जाने के लिए लगभग पिछली बार से भी 2 गुना चौड़े में सड़क बनाई गई है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, किसी तरीके से किसी को असुविधा न हो इस तरीके से इंतजाम किया गया है और हर स्तर पर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, सामाजिक लोगों को लगाया गया है। ऐसा इंतजाम किया गया है कि जो अमृत स्नान हो पूरी भव्यता के साथ हो, पूरी दिव्यता के साथ हो
और लोगों में ये विशेष आकर्षण का पल रहता है, तो निश्चित रूप से हम सब लोग उसके साक्षी बिल्कुल बनेंगे। प्रवीण जी, देखिए भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ जिसकी तैयारियां आप सब लगातार कर रहे हैं और लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सुविधाओं की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इंतजार है 13 जनवरी का, जब इस महाकुंभ का आगाज होगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। प्रवीण जी, आपका बहुत शुक्रिया करूंगी हमारे खास सेशन में जुड़ने के लिए। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे भारत एक्सप्रेस के यूपी एडिटर पवन सेंगर जी को। पवन जी प्लीज मंच पर आए। अनम, आप भी आएं और स्मृति चिन्ह देकर सर को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों पूरे की चैनल को गड़गड़ाहट बहुत धन्यवाद। लगातार आपके उत्साह किस तरह का है ये दिखाती है। और मुझे लगता है कि तालियों की गड़गड़ाहट लगातार बरकरार रखनी चाहिए। प्रयागराज है, ये संगम नगरी है और यहाँ के लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी।